नमस्कार दोस्तों, आज की इस हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं IC 840। जी हाँ, जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आई है IC 814 जो कंधार हाईजैक से रिलेटेड है। तो आज हम इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में समझेंगे कहानी कि इस IC 814 हाईजैकिंग के पीछे क्या कहानी थी। IC 814 इस हाईजैकिंग ने भारत सरकार को पैरालाइज कर दिया था। इस संकट ने भारत के राजनेताओं और खुफिया एजेंसियों को बेनकाब कर दिया। भारत को अपने नागरिकों को मुक्त कराने के लिए तालिबान के साथ काम करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। जी हाँ, तो दोस्तों ये बात है 24 दिसंबर 1999 की। 24 दिसंबर 1999 को उड़ान IC 840 काठमांडू से दिल्ली के लिए प्रस्थान करने वाली थी। विमान में 191 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। अब विमान के उड़ान भरने के तुरंत बाद 5 लोग आगे बढ़े और उड़ान का अपहरण कर लिया। सभी पाकिस्तानी नागरिक थे जो आतंकवादी समूह हरकत उल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों, अपहरणकर्ताओं ने कैप्टन देवी शरण को विमान को पश्चिम की ओर उड़ाने और भारतीय धरती पर न उतरने का आदेश किया। पायलटों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था, लेकिन कैप्टन शरण दिल्ली में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक संकेत देने में सफल रहे कि विमान का हाईजैक कर लिया गया है। ये 24 दिसंबर को शाम 5 बजे से ठीक पहले की बात। तो आइए समझते हैं अब ये खबर सुनकर भारत ने क्या किया। अब इस खबर को सुनकर भारत सरकार घबरा गई। उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली से दूर एक उड़ान में थे और उनसे संपर्क नहीं किया गया। सरकार के उच्च स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक अपहरण के 1 घंटे के बाद शाम 6 बजे ही हुई, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप विभाजित था। जो हमारा CMG है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, वो डिवाइडेड था, विभाजित था और निर्णय लेने में असमर्थ था। अब इस बीच IC 814 ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में उड़ान भरी और लाहौर में उतरने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के अधिकारियों ने विमान को उतरने से इनकार कर दिया। हताश कैप्टन देवी शरण ने विमान को भारत वापस भेज दिया और अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंच गए। अब विमान में फ्यूल बहुत कम था, लेकिन इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। साथ ही सरकार इस बात को लेकर विभाजित थी कि IC 814 के बारे में क्या किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि विमान के टायरों को गोली मार दी जानी चाहिए या उनके उड़ान भरने में बाधा डाली जानी चाहिए। अब अन्य लोगों ने सुझाव दिए कि प्रशिक्षित पुलिस अपहरणकर्ताओं को नीचे उतारने के लिए विमान में जाए। अब परिणाम बहुत अधिक बहस और कोई निर्णय लेने वाला नहीं था। अब उस समय के DGP सरबजीत सिंह ने कमांडो को भेजने की पेशकश की, लेकिन
केंद्र सरकार विमान में किसी भी नागरिक की मौत का जोखिम उठाने को तैयार नहीं थी। अब सरबजीत सिंह ने यह भी सुझाव दिया कि हम एलीट कमांडो एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं। बट उस समय एनएसजी बहुत दूर था। जल्द ही अपहरणकर्ताओं को फ्यूल भरने में देरी के बारे में संदेह हो गया कि इसके पीछे भारत सरकार की कोई साजिश तो नहीं। इससे पहले कि कोई कॉल किया जाता, IC-814 ने फिर से पाकिस्तान की ओर उड़ान भरी। ये 47 मिनट तक अमृतसर के हवाई अड्डे में रहा और भारत सरकार ने अपहरणकर्ताओं को रोकने का अपना सर्वश्रेष्ठ मौका गंवा दिया था। अब रात 8 बजे तक विमान लाहौर में उतरा। कुछ घंटों के बाद विमान काबुल के लिए रवाना हुआ, लेकिन अंततः दुबई में विमान को उतारा गया। कहा जाता है 27 यात्रियों, जिसमें महिलाएं और बच्चों को अपहरणकर्ताओं ने छोड़ दिया। एक मारे गए यात्री जिनका नाम रुपिन कत्याल, उनके शव को भी छोड़ दिया गया था। उसके बाद यूएई सरकार ने भारत के अनुरोध के बावजूद विमान में घुसने से इनकार कर दिया। अब इसके बाद अपहरणकर्ता 25 दिसंबर तक विमान को काबुल ले गए। अब असली कूटनीतिक कहानी का खेल यहीं से शुरू हुआ। अब पहले 2 दिनों के लिए भारत सरकार बहुत ही निश्चित नहीं थी कि वो किससे निपट रही है। अफगानिस्तान पर उस दौरान मिलिटेंट तालिबान का शासन था और भारत उस शासन का एक मजबूत विरोधी रहा था। इसलिए भारत के वहां मजबूत संबंध या साझेदार नहीं थे। लेकिन जल्द ही अपहरणकर्ताओं ने अपनी मांगे बता दी। उन्होंने बंधकों की सुरक्षित वापसी के बदले में 36 आतंकवादियों और $200 मिलियन की रिहाई की मांग की। भारत ने इन मांगों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की कि उनकी सरकार आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगी, लेकिन एक इंडियन डेलीगेशन को बातचीत के लिए काबुल भेजा गया था। तालिबान ने अपहरणकर्ताओं को 3 आतंकवादियों की रिहाई के लिए अपनी मांगों को कम करने के लिए मना लिया था और वह 3 आतंकवादी थे उमर शेख, मसूद अजहर और मुश्ताक जरगर। जहां तालिबान को भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह से प्रशंसा मिली, वहीं ये संभवतः अपहरणकर्ताओं को वो पाने में मदद कर रहा था जो वो चाहते थे। अब कई दिनों की बातचीत के बाद भारत एक समझौते पर सहमत हो गया और वो समझौता यह था कि 3 आतंकवादियों के बदले में 156 लोगों को रिहा किया जाएगा और यह सौदा 31 दिसंबर को हो गया था। अब उस समय के विदेश मंत्री जसवंत सिंह वो खुद तीनों आतंकवादियों के साथ कंधार गए। आदान प्रदान पूरा हो गया और बंधकों को छोड़ दिया गया। उसी दिन जसवंत सिंह बंधकों को भारत ले आए। अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बजाय तालिबान ने उन्हें पाकिस्तान ले गया। इंडियन एयरलाइंस की IC-814 उड़ान कुछ ही दिनों के बाद घर लौटी, क्योंकि अपहरणकर्ता
एक रेड कंटेनर में कुछ विस्फोट सामग्री छोड़ गए थे जिसे हटाना पड़ा था, लेकिन अंततः विमान घर चला गया और अपहरण की कहानी समाप्त हो गई। अब भारत में क्या हुआ? भारत में वाजपेयी सरकार पर बुरी तरह हमला किया गया था। कांग्रेस पार्टी और यहां तक कि आरएसएस ने भी सरकार पर कमजोरी का आरोप लगाया। सरकार की संकट प्रतिक्रिया विशेष रूप से आईसी 814 को अमृतसर छोड़ने की अनुमति की आलोचना भी की गई थी। अन्य लोगों का मानना था कि अगर भारत रुक जाता तो अपहरणकर्ता हार मान लेते, और जिसका नतीजा हम सभी ने देखा। उन 3 आतंकवादियों को रिहा किया गया और उसी के बाद आप देख सकते हैं कि मसूद अजहर की भूमिका 2001 के पार्लियामेंट अटैक और पुलवामा हमलों में कितनी बड़ी थी। पार्लियामेंट अटैक 2001 और पुलवामा हमलों का मास्टरमाइंड मसूद अजहर था। तो अपहरण को लेकर कई सवाल अनुत्तरित हैं। यहां तक कि कंधार जाने का जसवंत सिंह का निर्णय बेहद विवादास्पद था और मसूद अजहर को रिहा करने का फैसला भारत को काटने के लिए वापस आ गया था 2001 के पार्लियामेंट अटैक और पुलवामा में हमलों में, जिसका वो मास्टरमाइंड था। इसीलिए आज भी इस अपहरण को लेकर काफी सारे सवाल अनुत्तरित हैं। तो आशा करता हूं आपको इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आईसी 814 की कहानी समझ आ गई हो। आप अपने कमेंट्स को, अपने आर्गुमेंट्स को हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।